सबसे पहले फ्रेज, फिर क्लास, सेंटेंस और फिर टेंसेस। अभी गौर से इन चीजों को जहन में रखना है जो कुछ पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि ये चीजें बार बार कभी नहीं पढ़ाई जा सकती। इनके ऊपर टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट से इनको समझना पड़ता है, जहन नशीन करना पड़ता है। ये लेक्चर नहीं है उस नौयत का कि आप बैठे हुए सो रहे हैं और आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, आप घर जाके याद कर लेंगे। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। याद करवाने वाला नहीं है, इसको समझना है, क्लास के दौरान समझना है। जो सवाल समझ नहीं आता तो खड़े होकर पूछना है। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्रेज को। ये आपके पेपर में आया करता है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अब फ्रेज के लिए एक लफ्ज आप अपने जहन में रखें, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट समझ में आए तो आप जहन में रखें क्या होता है, ये टुकड़ा होता है, ठीक है। इसका टुकड़ा एक जुमले का टुकड़ा होता है, ना मुकम्मल जुमला होता है, ठीक है। इसमें साथ लिख देता हूं, ना मुकम्मल जुमला, ठीक है। जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी, या सब्जेक्ट नहीं होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता, बाज़ औक़ात दोनों ही नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है? yes, अब जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। सेंटेंस कहते हैं एक कंप्लीट, ऑर्गेनाइज्ड collection of sensible words giving a whole idea। एक एक लफ्ज को समझेंगे। मिस्टर मोमिन, क्या मसला है? मुस्कुरा रहे हैं आप। कंप्लीट, मुकम्मल, ये इसका उलट है। फ्रैगमेंट जो फ्रेज है इसका उलट है सेंटेंस। कंप्लीट भी होता है सेंटेंस, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, तरतीब में होता है सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि आप बेतरतीब अल्फाज एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और ग्रामर की शराइत पूरी कर देंगे। कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है। अब सेंसिबल, समझे जा सकने वाले अल्फाज। कौन से अल्फाज? समझे जा सकने वाले। ये इसलिए लिख रहा हूं कि सेंटेंस ग्रामर के लिहाज से आप बना भी सकते हैं नॉन सेंसिबल वर्ड्स का भी, लेकिन सेंसिबल वर्ड होने चाहिए। गिविंग अ होल आइडिया, पूरी बात जिसे मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। अब ये होगी इसकी लिटरेरी डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? लिटरेरी, ठीक है, अदबी डेफिनेशन। एक है इसकी स्पेशलाइज्ड ग्रामेटिकल डेफिनेशन, यानी ग्रामर में सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके लिए दो शराइत होते हैं। इधर मैं लिख देता हूं। ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी? इस सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट आपको पढ़ाया हुआ भी है, आपको याद होगा। इसमें दो चीजें होती हैं। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट ही होता है, प्रेडिकेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। बात ये ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, सो कम से कम शराइत क्या है किसी सेंटेंस की, वो से सुन रहे हैं? yes, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो चीजें भी हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बाद ऑब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये चीजें ना भी हो तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। लाजमी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर हो। तो साबित यह हुआ कि दो क्रूशियल चीजें हैं, ठीक है, जिनके मुकम्मल होने से एक सेंटेंस बनता है। आ जाए सर, आप किधर थे? सर लेट हो गया सर, बारिश की वजह से। अच्छा जी, अब यहां पे ये हो गया स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौन सा? स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
यानी मिसाल के तौर पर आप एक जुमला लिखते हैं, अली राइट्स आ लेटर। अली क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या है? नाउन। राइट्स क्या है? वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड की 6 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म है? जो पहले हाथ खड़ा करेगा वो सबसे शार्प बच्चा है, सबसे शार्प इंटेलिजेंट। इंफिनिटिव, बेस, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी है ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, जिसमें एस या IES या ES आता है। समझ आ रही है? ए लेटर, ये क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? शाबाश, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स की 2 टाइप्स होती हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट कौन सा होता है? दी या दा कहते हैं उसे, और इनडेफिनिट ए और एन। ये याद रहेगी बात। ये 2 आर्टिकल्स होते हैं। और लेटर यहां पे क्या है? ये भी एक नाउन है। तो आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर मबनी इंग्लिश का एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर है। मयारी जो इसका खाका है किसी भी इंग्लिश के जुमले का, वो ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उर्दू में क्या है? मिसाल के तौर पर अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है, तो वहां पे उलट हो जाता है। अली सब्जेक्ट हो गया, एक खत ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है, लिखता है, फिर वर्ब हो गया। तो उर्दू में क्या होता है? SOV होता है। इंग्लिश में SOV नहीं होता, इसमें SVO। यही वजह है कि ट्रांसलेशन करते हुए हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करते हुए वो बदल जाता है। उसमें इंग्लिश में जो आखिर में बात आ रही होती है वो तर्जमा करते हुए 5A यानी सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आ जाती है, और काम का जिक्र बाद में किया जाता है, क्योंकि उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? SOV। ये बात समझ आ गई है? सेंटेंस यही होता है। 2 बातें हैं, एक तो ये कि लिटरेरी की डेफिनेशन पहली वाली कौन सी है? कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेंसिबल वर्ड्स गिविंग अ होल आइडिया। ये आपने याद भी रखनी है, और सिर्फ रट्टा नहीं मारना, पहले समझनी है। अब इसमें कोई बात समझना है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको रट्टा मारना चाहिए। समझ के रट्टा मारना चाहें तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद है बेटा जी ग्रामेटिकल डेफिनेशन इसकी। क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें 2 चीजें होती हैं। ग्रामर के लिहाज से 2 चीजें पूरी होंगी, इसके मतलूबात, इसके रिक्वायरमेंट्स, तब जाके सेंटेंस पूरा होगा। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में 2 चीजें होती है, कौन कौन सी? वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। प्रेडिकेट में असल जो चीज होती है वो क्या होती है? वर्ब। ये बात याद रहेगी? ये अगर आपको याद रह गई है तो हम यहाँ पे एक और थोड़ा लंबा सा सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, A torn umbrella is lying on the floor. एक टूटी हुई छतरी फर्श पर पड़ी है। एक टूटी हुई छतरी फर्श पर पड़ी है। अब इसमें मैं कुछ फ्रैगमेंट्स को, कुछ टुकड़ों को अंडरलाइन करता हूं। A torn umbrella और on the floor. A torn umbrella and on the floor. समझ आ रही है? इधर हम क्या करते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लाजमी आते ही होंगे, इनको भी साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, समझना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, preposition एंड इंटरजेक्शन, और फिर एंड में आर्टिकल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं।
इसको दोबारा रिवाइज कर लें चूंकि अभी ये फ्रेश मेमोरी है। आर्टिकल की दो टाइप्स है, कौन कौन सी? डेफिनेट कौन सा होता है? दी या दा। दी कब पढ़ेंगे? जब दी से आगे जो लफ्ज शुरू हो रहा है वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है, आ ई ओ ऊ साउंड से शुरू हो रहा है, उसको दी पढ़ेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, जो वावल साउंड नहीं है, जैसे ब ख ढ एक्सेट्रा, तो तब दा पढ़ेंगे आप। अब नाउन, नाम को कहते हैं प्रोनाउन, नाम की जगह जो इस्तेमाल होता है, वर्ब जो भी काम होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, वाज वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, कब कब हो रहा है। ये 5 उसकी टाइप्स होती हैं, मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम, डिग्री और प्लेस, ये 5 इसकी टाइप्स होती हैं। फिर एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज की, नाउन की कोई खासियत, अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, सिफत, ठीक है, कलर, शेप, साइज, ओरिजिन, मटेरियल, ये सारी चीजें कल बताई थी ना मैंने आपको। ये होता है एडजेक्टिव, किसी भी नाउन की कोई सिफत। मिसाल के तौर पर ये नाउन है, यहाँ पे अम्ब्रेला क्या है? नाउन है। इसकी सिफत क्या है? चौड़ी, टूटी हुई, ठीक है, ये क्या है? इसकी सिफत है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब बताता हूं आपको कि ये फ्रेज कौन सा है। कंजंक्शन कौन सा होता है? एडजेक्टिव हो गया। कंजंक्शन, जंक्शन, जोड़, जो सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्सों को या मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर एंड, और, बिकॉज, बट, ऑल्दो, येट, हाउएवर एक्सेट्रा। समझ आ रही है? जैसे मैं कहता हूं मैं क्लास में आया, फिर मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद हमने पढ़ा, फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन आप तवज्जो नहीं दे रहे, उसके बावजूद मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये मुख्तलिफ सेंटेंस में जोड़ने के लिए मैं कंजंक्शंस यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद, लेकिन, फिर भी, ये क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। इंग्लिश में भी आप लेकिन को बट कहते हैं, या को और कहते हैं, और को एंड कहते हैं, ताहम को या फिर भी को आप हाउएवर कहते हैं या येट कहते हैं, क्योंकि को बिकॉज कहते हैं। यार समझ आ रही है ना? yes, ये क्या हो गया आपका कंजंक्शन। फिर प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? मैंने आपको कहा था लफ्जों में गौर क्या करें। पोजीशन होती है चीजों की, लोकेशन होती है, या एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन होता है, ठीक है। तो चीज किसी चीज के ऊपर है, से ऊपर है, के नीचे है, ये से नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे पीछे, तो ये क्या है? प्रपोजिशंस है। किसी चीज के अंदर है, किसी चीज से बाहर है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं एट, ऑन, अपॉन, ओवर, बिलो, अंडर, बीनीथ, ठीक है। ऐसे ही आप कहते हैं अहेड, आप कहते हैं नियर, आप कहते हैं अक्रॉस, आप कहते हैं अलोंग, आप कहते हैं इन, आप कहते हैं आउट, आप कहते हैं इन टू, आप कहते हैं आउट ऑफ। तो ये सारी क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस होती हैं। ये हुरूफ जार अगर आपने उर्दू में पढ़े हुए हो तो फिर आपको बेहतर समझ आ सकते हैं। से, को, में, ये अल्फाज जो होते हैं ये हुरूफ जार होते हैं और प्रीपोजिशंस कहलाते हैं इंग्लिश में। एनीवेज, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? अब्रप्टली, यक बयक आपके मुंह से अदा हो जाने वाले अल्फाज जो जज्बात की वारफ्तगी की वजह से, यानी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, अब उठो ये छक्का लगाओ, कहते हैं ना, ये उठो क्या है? हाय हाय, ओहो, ये सब क्या होते हैं? ये इंटरजेक्शंस होते हैं। वैसे ही आप इंग्लिश में यूज करते हैं, आप कहते हैं खुशी का मौका होता है, आप कहते हैं हुर्रा या हुर्रे कहते हैं आप, गम का मौका होता है कहते हैं अलास, ठीक है। ओ वाओ, वाह वाह को आप वाओ कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। फिर आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज हो गए। अब जरा इधर आइए कि ये हमने पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेंसिबल वर्ड्स गिविंग अ पूरी बात समझ आ जानी चाहिए और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो नहीं है कि आप अल्फाज को अली, लेटर, आर, राइट इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। कंडीशन इस तरह नहीं पूरी करनी है कि हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मुकम्मल करना है, तरतीब में होना चाहिए। सेकंड ये कि सेंसिबल वर्ड्स होने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सेंटेंस का। उसके बाद हमने एक थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखा, A torn umbrella is lying on the floor. एक टूटी हुई छतरी फर्श पर पड़ी है। अब यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। ये पूरा क्या हुआ? फ्रेज हुआ।
ये क्या है? फ्रेज है, यानी टुकड़ा है, इससे नामुकम्मल जुमला, इससे बात पूरी समझ नहीं आती। क्या लिखा हुआ है? अ टोर्न अम्ब्रेला, एक टूटी हुई छतरी। तो सवाल पैदा होता है ना, क्या होगा टूटी हुई छतरी? तो जब सवाल पैदा होगा, नामुकम्मल जुमला होगा, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेज। अब समझ आ गई है? यस सर। क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। तो यहाँ पे ये चूंकि नाउन है, और नाउन ऐसा फ्रेज जो एक नाउन का किरदार अदा कर रहा होता है, उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। ऐसा फ्रेज जो एक नाउन का किरदार अदा कर रहा होता है, उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। तो यहाँ पे असल जो चीज है वो क्या है? अम्ब्रेला है। हमने कल पढ़ा भी था, नाउन फ्रेज पढ़ा था ना। अब ये नाउन है, इसके साथ जुड़े हुए अल्फाज हैं जो इसको फ्रेज बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। अब ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, अब इसमें ऑन क्या है? क्या है ऑन? प्रेपोजिशन है, ठीक है। और फ्लोर क्या है? फर्श को फ्लोर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? नाउन। बाय द वे एक और लफ्ज है जो अक्सर टीचर्स भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, बड़े बड़े लोग भी उसको, वो होता है आटा। इसको भी लोग फ्लोर कहते हैं। आपने अक्सर थैलों में देखा होगा फ्लोर जनरल मिल्स, ये लफ्ज फ्लावर होता है, फ्लावर, ठीक है। इसको फ्लोर नहीं पढ़ते। जैसे ये फ्लावर होता है ना, फूल। ये मैं ऐसी साइड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये लफ्ज फ्लोर का आ गया तो हमारे यहाँ इसको भी फ्लोर पढ़ा जाता है। आटे को फ्लोर नहीं कहते, इसको फ्लावर कहते हैं, फ्लावर, ठीक है। ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, एक ही आवाज है इन दोनों की। एनीवेज, तो ये फिर क्या हो गया? यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रपोजिशन है, यस सर। प्रपोजिशनल फ्रेज आप इसको कह सकते हैं। समझ आ गई फ्रेज की और सेंटेंस की? यस सर। फ्रेज, सेंटेंस। यस सर। अब आते हैं आप क्लॉज पे। अगर आप सेंटेंस समझ गए हैं तो क्लॉज समझना आपके लिए इंतहाई इजी है। मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी कि आपकी 9th क्लास है, एक सेक्शन ए है और ये सेक्शन A1, दोनों सेक्शंस मिलकर क्या बनती है? क्लास 9। अब कहने को ये सेक्शन मुकम्मल है, A1 जो है ये भी मुकम्मल ही है, इसमें कोई अधूरापन नहीं है, और जो दूसरी सेक्शन है वो भी मुकम्मल है, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। लेकिन जब ये दोनों क्लासेस आपस में जुड़ती हैं तब जाके द होल 9th क्लास बनती है, पूरी 9th क्लास। समझ आ रही है मेरी बात? तो ऐसे ही क्लास बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली एक सेंटेंस होता है, पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन इसको क्लास क्यों कहते हैं? ये सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस होता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये सेंटेंस इन एडिशन टू अनदर सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है विदाउट एनी फुल स्टॉप, यस बाय अ कॉमा और ए सेमीकोलन इन केस ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, यस। एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपको पढ़ाया होता। एक होता है फुल स्टॉप, जो सेंटेंस के एंड पे डाला जाता है, मुकम्मल हो जाती है बात। कॉमा वक्फे के लिए डाला जाता है, और लिस्टिंग कॉमर्स में आपको बताया था कि बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनानी हो ना, एक होता है टॉप डाउन लिस्ट बनाना, ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में। एक होता है सेंटेंस के अंदर लिस्ट बनाना। तो वो लिस्ट कैसे लिखी जाती है? कॉमा से। यस सर। एक लफ्ज लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर लफ्ज लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर स्पेस देंगे। तो ये होता है लिस्टिंग कॉमर्स। फिर उसके बाद क्या था? हाइफन। हाइफन मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे टूथ, ब्रश, तो टूथ और ब्रश के दरमियान आप छोटी सी डैश लिखते हैं। एक होती है बड़ी डैश, और डैशेस की भी दो टाइप होती है, एन डैश एंड एम डैश। उसमें आपको मैं समझाऊंगा नहीं। डैश जो होती है वो लंबे पॉज के लिए, लंबा वक्फा डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पर राइटर रुकता है ज्यादा देर के लिए या आपको रोकना चाहता है ख्यालात को उभारने के लिए, वहां पे लंबी डैश यूज करता है। उसके बाद क्या होता है जी? क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछने के लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, जज्बात के इजहार के लिए, ठीक है, कॉलन डिटेल देने के लिए या फिर रेफरेंस देने के लिए। आइडियाज़म सेट के बाद आप कॉलन लिखते हैं, इसको कॉलन कहा जाता है। अगर आप भूल गए हो तो इसको कॉलन कहा जाता है, इसको सेमी कॉलन कहा जाता है, ये सेमी कॉलन कहा जाता है, ठीक है।
ठीक है, सेमीकोलन। ये कहां पे लिखा जाता है? जहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अब क्लॉजेस इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा कौन से होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मेरे ख्याल में नीचे हमने पढ़ा था। एनीवेज, अच्छा उसके बाद स्लैश जो होती है वो या के लिए इस्तेमाल होती है, या ये चीज या वो। मिसाल के तौर पर कहते हैं बुक और पेन, ठीक है, तो बुक के साथ स्लैश लिखते हैं, फिर साथ पेन लिखते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली ये तो वैसे भी ये 14 होती है, ज्यादातर जो इस्तेमाल होती है मिसाल के तौर पर एलिप्सिस होती है, ठीक है, तो वो ज्यादा यूज नहीं होती, वो एक चीज को कंटिन्यू करने के लिए सो ऑन एंड सो फोर्थ के लिए यूज होती है। एनीवेज, यहाँ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है। क्लास के अंदर क्लास जैसे है ना ये वाली, ऐसी क्लास क्या होता है? सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस होता है। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं लंबा सेंटेंस लिखूंगा, 2 सेंटेंसेस का मजमूआ होगा, ठीक है। Although Ali was sick, yet he joined the class. अगरचे अली बीमार था, ताहम मतलब फिर भी he joined the class, उसने क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है। या इसको ऐसे लिखें, अली joined the class although he was sick। अब जरा डेफिनेशन देखें इसकी, क्लॉज की। अपने जहन का कुफल खोल के समझ के इसको देखना है, हमें कोई जल्दी नहीं, हम ये भाग मिले। एग्जैक्टली एक सेंटेंस होता है क्लॉज। अब देखते हैं कैसे होता है। ये 2 क्लॉजेस लिखे हैं आपके सामने, 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हर एक को क्लॉज कहा जाएगा। अली क्या है? सब्जेक्ट, जॉइंट, वर्ब, द क्लॉज, ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। अब यहां पे ही सब्जेक्ट, वाज वर्ब, सिक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वही चीज है। तो ये भी क्या बन गया? बल्कि ये अगर ना भी होता यहाँ पे कोई ऐसा जुमला जहां पे आप एक ही वर्ड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से सेंटेंस बन जाता है। समझ आ रही है? अच्छा, ये 2 सेंटेंसेस आपस में मिले हैं, एक कॉमा से और एक कंजंक्शन से। इसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ऑल्दो का कंजंक्शन, जंक्शन डालता है ना, जोड़ डालता है, संगम होता है, संगम होता है ना, मिलाप की जगह होती है। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था? कंजंक्शन क्या होता है? 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कंजंक्शन कहा जाता है। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए ऑल्दो यूज हुआ है। अब कंजंक्शंस की भी 2 टाइप्स होती हैं, वही 2 टाइप्स क्लॉजेस की भी होती है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना 14 अगस्त को, क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे, यही कहते हैं ना, आजादी का। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आजादी। और जो बंदा आजाद होता है उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। क्या कहते हैं उसे? ये 2 अल्फाज आपने याद रखने हैं। इंडिपेंडेंट ये है आजाद, और डिपेंडेंट किसे कहते हैं? आप किसी पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, आप उस पर मुनहसिर होते हैं, यानी आप एक लिहाज से मोहताज होते हैं, उसके आपको एहतियाज होती है, किसी की जरूरत होती है। क्या होती है? नीड होती है, जरूरत होती है, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। आप क्या कहते हैं? आप मुनहसिर हैं। इसको गुलाम नहीं कहते हैं, आजाद का आप नहीं करोगे, गुलाम नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट है यानी मुनहसिर है, दूसरे पर इंसार करता है, इसको दूसरे की जरूरत है। अब जो डिपेंडेंट बंदा होता है ना, उसको दूसरे बंदे की
इसलिए तो उसको कहा जाता है डिपेंडेंट, क्योंकि उसको दूसरे की जरूरत होती है, वो दूसरे पर डिपेंड करता है, उस पर इन्हिसार करता है। ये बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट शख्स होता है उसको किसी की जरूरत नहीं होती। हूबहू ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको किसी दूसरे क्लास की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग पूरा पहुंचाने के लिए। यस सर। यस सर। यस सर। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली जॉइन द क्लास, यानी अगला सेंटेंस ना भी हो ना, अगला क्लॉज ना भी हो तो सेंटेंस की पूरी समझ आ गई है। दिस इज समथिंग लाइक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेंसिबल वर्ड्स गिविंग अ होल आइडिया। यस। ये उसके डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। ग्रामेटिकल डेफिनेशन पे तो ये पूरा उतरता है। ग्रामेटिकल डेफिनेशन है ना सेंटेंस की, एसवीओ, उसमें ये भी पूरा उतरता है, लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है लिटरली, इस पे ये पूरा अदबी जो डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि इंसान कोई रोबोट नहीं होता कि वो कंडीशंस को पूरा कर देता है, ऐसी कंडीशंस कि जिनकी समझ ही ना आए। इंसान चीजों को सब्जेक्टिवली समझता है, मारूजी तौर पे समझता है। मिसाल के तौर पर आप उम्मीद को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं अगर आपको ये कहूंगा बेटा सारे बच्चे उम्मीद की तारीफ लिखे अपने पास से कि उम्मीद आपके नजदीक किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि आपके नजदीक किसे कहते हैं, इसका मतलब है कि हर बंदे के नजदीक एक चीज की डेफिनेशन अलग होती है। उसको कहते हैं सब्जेक्टिव या मौजूई, सब्जेक्टिव या मौजूई मुताला या मुशाहिदा या सोच या तफक्कुर, ठीक है। एक होती है चीज ऑब्जेक्टिव, वो हर एक के लिए, मिसाल के तौर पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है कि सूरज मशरिक से निकलता है। इसमें ये नहीं आप कह सकते कि मेरे नजदीक तो ये मगरिब से निकलता है, दूसरा कहता है मेरे नजदीक तो ये शिमाल से निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव है, मारूजी है। लेकिन एक शख्स कहता है कि मुझे सूरज को देखना बहुत खूबसूरत एहसास होता है, मुझे खूबसूरत सूरज को देख, यानी कि वो मशरिक से निकल रहा होता है, उफक पे शफक पे उसको देखकर मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कहता है नहीं यार, मुझे निकला हुआ सूरज मुकम्मल तौर पे दिन के वक्त नून टाइम का अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया। ये सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी कि अपनी पसंद नापसंद की बात है। वही चीज जो कल हमने पढ़ी थी, एक होता है फैक्ट, एक होता है ओपिनियन। तो जो चीज फैक्ट पर हकीकत पर मबनी होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी होगी। और जो ओपिनियन पे यानी अपनी राय पर मबनी होगी वो सब्जेक्टिव होगी। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव तो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, जो कि लिटरली डेफिनेशन है इसमें। तो ये हो गया जी आपके पास। क्लास की समझ आ गई है? यानी अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता और आगे कुछ भी ना होता, आगे अलग से सेंटेंस होता, तो हम इसको क्लास ना कहते, हम इसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन चूंकि दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए इनमें से हर एक सेंटेंस को क्या कहा जाएगा? ये क्लास है। ये क्या है? क्लास। ये बात समझ आ गई है? अब ये भी समझ लें कि ऐसा क्लास जिसको लिटरली जरूरत नहीं होती किसी दूसरे क्लास की कि वो उसका मीनिंग समझाए, तो वो क्या होता है? आजाद क्लास होता है, इंडिपेंडेंट क्लास होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इसको इसका एक और नाम भी है, लेकिन मैं अभी आपको उलझाऊंगा नहीं, सिर्फ जबानी बता देता हूं। कोऑर्डिनेट क्लास। और जो डिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट सिर्फ ज़हन में रखें। आइंदा जब क्लासेस होंगी तो आपको मैं वो भी लिखवा दूंगा ताकि आपके ज़हन में रहे। बात पेपर में ये भी आ जाता है, ये अल्फाज तो आम से अल्फाज हैं, असल जो इसके अल्फाज ग्रामेटिकल हैं वो यही है। एक होता है ना टर्म होती है, स्पेसिफिक टर्म होती है। मिसाल के तौर पर नेम एक इंग्लिश का आम सा लफ्ज है, लेकिन ग्रामर में नेम, ग्रामर नहीं जानती नेम किसे कहते हैं, वो हर नाम को नाउन कहती है। तो इसलिए आपको नाउन की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको आप नाम कहते हैं ग्रामर से नाउन कहती है, जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं नाम की जगह इस, हम, हमें, उसको ग्रामर प्रोनाउन कहते हैं। जिसको आप काम कहते हैं, वर्क कहते हैं, ग्रामर उसे वर्क कहती है। जिसको आप तरीका, सलीका, वक्त, जगह और कब कब कोई काम हो रहा है आप कहते हैं, ग्रामर उसे शॉर्ट में मुख्तसरन एडवर्ब कहते हैं। जिसको आप सिफत, खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, साइज, कलर, शेप वगैरह कहते हैं, उसको ग्रामर एक ही लफ्ज इस्तेमाल करती है, एडजेक्टिव।
जिसको आप कहते हैं कि सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको ग्रामर कन्वेंशन कहती है। जिसको आप कहते हैं कि कोई चीज कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन क्या है, या किसी चीज की लोकेशन क्या है, इन सारी चीजों को, रिलेशन को, लोकेशन को, पोजीशन को ग्रामर क्या कहती है? प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन क्या होता है जी? अल्फाज जो सेंटेंसेस को या सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। आर्टिकल ए, एन और डी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ग्रामर के अपने स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, इस्तिलाहें होती हैं। अब ये आम इंग्लिश के अल्फाज हैं, इनसे हमने समझ तो लिया है, लेकिन इनके असल लफ्ज क्या है ये मैं चलिए लिख देता हूं साथ। इंडिपेंडेंट को कहा जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट। डिपेंडेंट को क्या कहा जाएगा? सबऑर्डिनेट। ठीक है। किसी कंपनी में एक होता है कोऑर्डिनेटर, कभी सुना है? फलां बंदा किसी कंपनी में कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रहा है। कोऑर्डिनेटर मतलब सुपरवाइजर, सबको सुपरवाइज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। समझ आ रही है? कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, सबको साथ लेकर चल रहा है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटर। एक होता है सबऑर्डिनेट, मातहत। सबऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? मातहत, जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो मीनिंग वही निकला। डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट होता है, इंडिपेंडेंट जो आजाद होता है वो कोऑर्डिनेटर होता है। Yes. इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ये तो आपको समझ आ गया ना मुकम्मल तौर पे, ये होल आइडिया दे रहा है सेंसिबल वर्ड्स का। लेकिन ये है तो सेंसिबल वर्ड्स ही, लेकिन होल आइडिया नहीं है। इसमें 4-5 टर्म्स हैं, कंप्लीट, ऑर्गेनाइज्ड, सेंसिबल, होल आइडिया। ये 4 शराइत हैं इस लिटरेरी डेफिनेशन के अंदर भी। ठीक है, ये 4 पूरे होने चाहिए शराइत। अच्छा, ऑल्दो ही वाज इल, आप सिर्फ ये कहते हैं कि अगरचे वो बीमार था। तो सवाल पैदा होता है ना कि अगरचे बीमार था तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगरचे वो बीमार था। आप कहते हैं कि लेकिन मुझे तो इल्म नहीं है। ये लेकिन मुझे तो इल्म नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकल उसके तहत पूरा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही आपको। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. फिर भी आपको सेंटेंस की समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं लेकिन मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आप इसके साथ एक और सेंटेंस जोड़ते हैं, वो आया होगा लेकिन मुझे इल्म नहीं है। अब पूरी बात समझ आ गई। Yes. तो पहले वाली डिपेंडेंट थी, दूसरी बात की कि वो आके समझाए कि पूरी बात क्या हो रही है। अब अगरचे वो बीमार था, ये बात मुकम्मल नहीं है ना, तो ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट है। जो नामुकम्मल जुमला होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो दूसरा नाम इसका क्या है? सबऑर्डिनेट। समझ आ रही है? Yes, sir. तो आप इसको मुकम्मल भी कह सकते हैं, इसी साथ में लिख रहा हूं ताकि आप अपने नोटबुक पर लिख लें। इंडिपेंडेंट मुकम्मल जुमला होता है, और इसका दूसरा असल जो नाम है ग्रामर में वो है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट जो होता है वो क्या होता है? नामुकम्मल जुमला। लेकिन नामुकम्मल जुमला तो ये भी होता है, कौन सा फ्रेज जो यहां पे था फ्रेज, नामुकम्मल जुमला तो ये भी है, लेकिन ये नामुकम्मल इस नामुकम्मल से मुख्तलिफ है। किस लिहाज से? कि ये तो नामुकम्मल था अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, इस स्ट्रक्चर के ही लिहाज से ये नामुकम्मल था। ये वाला जो नामुकम्मल है ये बुनियादी तौर पे इस डेफिनेशन के तहत भी, इसके तहत पूरा है, लेकिन इसके तहत ये नामुकम्मल है। अब यहां तक आप में से किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो तो खड़े होकर पूछ ले, इजीली, कोई मसला नहीं। मकसद ये नहीं है कि हम टाइम स्पेंड करें, आप ऐसे ही बैठे रहें, समझ आए ना आए। मकसद आपको समझाना है। मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ आप रहे हैं। और ये कोई रट्टा मारने वाली चीज भी नहीं है। रट्टा मारने वाली चीज होती तो मैं फिर भी आपको इजाजत दे देता कि बेटा इसको याद कर लें। ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है, ये प्योरली कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनको आपने समझना होगा। अब अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करके पूछ लें। जितने सवाल आप पूछेंगे उतना ज्यादा आपको भी समझ आएगी और जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ आएगी। देखो, सवाल ना करने का मतलब यह है कि हर एक चीज समझ ही आ गई है। Yes, sir. जी, शाबाश। सर, ये कोमा आएगा उसी कोर्स में जो आपने नीचे लिखा है जॉइन का क्लास। कौन आएगा तो क्या होगा? सर, इस कोर्स में Class. और हाँ, नहीं,
इसको इस वजह से क्लॉज नहीं कहेंगे, यहाँ पे कॉमा की जगह आप सेमी कॉलन भी लिख सकते हैं, डैश भी आप लिख सकते हैं। मकसद ये होगा कि फुल स्टॉप के बगैर लिखा हुआ जो सेंटेंस होगा उसमें 2 सेंटेंसेस होंगे या 3, बाकी का 4-5 भी होते हैं, जितने भी राइटर लिखना चाहे फुल स्टॉप के बगैर, किसके बगैर? फुल स्टॉप के बगैर जो भी सेंटेंसेस लिखे जाएंगे, खा उनमें कॉमा आता है, सेमी कॉलन आता है। सेमी कॉलन का भी कॉन्सेप्ट समझा दूं, शुक्र है आपने सवाल किया है, ये समझाना था मैंने आपको, इसलिए सारा लिखा था। सेमी कॉलन कब आता है कि जब आप 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट, अगर ये भी इंडिपेंडेंट होता ना, ये भी, जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहां भी इंडिपेंडेंट होता तो आप उस सूरत में कॉमा भी लिख सकते हैं, उससे मसला नहीं होता, लेकिन सेमी कॉलन भी लिख सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो। Yes. वरना सेमी कॉलन नहीं लिख सकते। ये होता है यूज सेमी कॉलन का या सेमी कॉलन का। होप यू अंडरस्टैंड। कोई इस बात अगर फिर भी समझ ना आई तो और कोई सवाल, और कोई सवाल? चलो इसको लिख लें।